हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इकाई सेकंड भूगोल के अंदर कक्षा 12 विषय भूगोल के अंदर अपने इकाई सेकंड जिसका अध्याय नंबर 4 मानव बस्तियाँ के बारे में अपने मुख्य टॉपिकों के ऊपर चर्चा करेंगे और साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उसके बारे में भी अपने यहाँ पे चर्चा करेंगे। इस पाठ में से कुल मिलाकर 4 नंबर के अपने प्रश्न बनते हैं। 2 प्रश्न 1.5 नंबर का और 1 प्रश्न है वो 1 नंबर का, जो बोर्ड के द्वारा ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उसके अनुसार। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि मानव बस्तियाँ होती क्या हैं। तो मानव बस्ती विभिन्न आकार और प्रकार के घरों का समूह होता है। जैसे अपने गांवों के अंदर घरों का समूह होता है आसपास में, तो उनको बोलते हैं मानव बस्ती, जिसमें मनुष्य निवास करते हैं, मनुष्य रहते हैं और जिसमें मनुष्य प्राथमिक क्रियाकलापों पर निर्भर होते हैं, यानी कि प्राथमिक क्रियाकलाप से ही अपना जीविका उपार्जन करते हैं, वो होती हैं बस्तियां कहलाती हैं उसको। और इनकी जो बस्तियों का प्रकार है या आकार है वो सामाजिक संरचना के साथ आर्थिक स्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। उसके बाद अगर बात करें अपने कि ग्रामीण बस्तियां के प्रकार कौन कौन से हैं, तो ग्रामीण बस्तियों को मुख्य रूप से 4 प्रकारों के अंदर बांटा गया है। पहला है गुच्छित बस्तियां हैं, गुच्छित बस्तियां जिसमें सभी घर यानी के आसपास होते हैं। दूसरा है अर्धगुच्छित बस्तियां। तीसरा प्रकार है पल्लीकृत बस्तियां। चौथा प्रकार है एकांकी या परिक्षिप्त बस्तियां। तो ये ग्रामीण बस्तियां और उनके 4 प्रकारों के नाम आगे। उसके बाद बात करें अगर अपने नगरीय बस्तियां कौन सी होंगी, तो नगरीय बस्तियां जिसमें द्वितीयक और तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलापों पर होते हैं, जिनके अंदर यानी कि जिसके अंदर कृषि से संबंधित कार्य नहीं होते, जिसमें आर्थिक और प्रशासनिक कार्य संलग्न होते हैं, तो ये भी किसी न किसी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नगरीय बस्तियों से जुड़ी होती हैं। इसके बाद अगर अपने बात करें कि इनके भी प्रकार होते हैं, तो इनको भी अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। प्राचीन नगर हैं, मध्यकालीन नगर हैं, आधुनिक नगर हैं। तो इस तरीके से इनका भी वर्गीकरण किया गया है नगरों के आधार पर, और उसके बाद इसमें जनसंख्या के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया है नगरों का। तो ये थोड़ा सा अपने मेन बातें थी। इसके बाद अगर अपने देखें कि जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं इसके अंदर, तो पहला आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा है मानव अधिवास से अभिप्राय है, या यूँ कह लें कि मानव निवास की मूलभूत इकाई है। तो इसमें आ जाएगा जो मानव अधिवास है, यानी कि मानव कहाँ पे रहता है। तो कच्चे मकानों के अंदर भी अपने देखते हैं मानव निवास करता है, पक्के मकानों के अंदर भी निवास करता है, आलीशान बंगला कोठी के अंदर भी मानव ही निवास करता है। तो ये उपरोक्त सभी आ जाएंगे। उसके बाद है मानव अधिवास का रूप नहीं है, यानी कि जिसके अंदर मानव निवास नहीं करता वो रूप नहीं है। कहाँ पे निवास नहीं करता है? मकान के अंदर भी निवास करता है, नगर में भी रहते हैं मानव, गांव के अंदर भी रहते हैं, गलियों के अंदर मानव निवास नहीं करते। तो इसका आ जाएगा ग नंबर। तीसरा प्रश्न है निम्न में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। तो इन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन अपने को ऐसा दे देगा जो वास्तव में नदी तट पर नहीं है, तो इसके अंदर आ जाएगा भोपाल। चौथा प्रश्न है भारत की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो इसके आधार पर भी नगरों का वर्गीकरण किया गया है, विशेषता है। नगर पालिका निगम का होना ये भी विशेषता है। उसके बाद 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना।
उसके बाद घ नंबर है जनसंख्या आकार 5000 व्यक्तियों से अधिक होना। तो प्राथमिक क्रियाकलाप से संलग्न होना 75% से अधिक। तो ये नगर की विशेषता नहीं होगी, ये ग्रामीण जो है उसकी ये विशेषता हो जाएगी। तो इसका घ नंबर आ जाएगा सही ऑप्शन कि नगर की विशेषता नहीं है। तो 75% से अधिक जनसंख्या का होना ये नगर की विशेषता नहीं है। इसके बाद है 5 नंबर, निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है। तो इसके अंदर घ आ जाएगा दिल्ली, बृहत मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। उसके बाद अगर अपने बात करें छठे प्रश्न की कि मानव बस्ती किसे कहते हैं, तो ये भी अपने चर्चा की कि किसी भी प्रकार और आकार के घरों के समूह को जिसमें मानव निवास करते हैं मानव बस्ती कहते हैं। 7वां प्रश्न है मानव अधिवास उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये अस्थायी आवास होते हैं और दूसरा स्थायी आवास होते हैं, 2 प्रकार के हो जाएंगे। 8वां प्रश्न है अस्थायी आवास बनाने वाली भारतीय जनजाति है। तो इसका उत्तर होगा नागा जनजाति है अस्थायी आवास बनाने वाली। 9वां प्रश्न है स्थायी अधिवासों का विकास कब हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्थायी अधिवासों का विकास स्थायी कृषि के साथ ही हुआ। 10वां प्रश्न है गांव किसे कहते हैं। तो विरल रूप से अवस्थित छोटी बस्तियां जो कृषि से संबंधित होती है अथवा अन्य प्राथमिक क्रियाकलापों में विशिष्टता प्राप्त यानी कि उनसे संबंधित होती हैं। मछली पालन है, पशुपालन है, इस तरीके का लकड़ी का काम है, तो कृषि पर आधारित हो या कृषि से संबंधित कोई प्राथमिक क्रियाकलापों पर आधारित हो तो वो गांव कहते हैं। इसके बाद है नगरीय बस्तियां किसे कहते हैं। तो प्राथमिक क्रियाकलाप के अलावा जो कृषि के अलावा कोई काम करते हों, अकृषि से संबंधित हों, तो वो हो जाएंगे नगरीय बस्तियों के अंदर। यानी कि सघन एवं बड़े अधिवास द्वितीयक और तृतीय क्रियाकलापों में विशेषीकृत होते हैं, उन्हें नगर बस्तियां कहते हैं। उसके बाद है ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों हेतु उत्तरदायी कारक कौन से हैं। तो इसके उत्तरदायी कारक हो जाएंगे ग्रामीण वस्तुओं के विभिन्न प्रकार हैं। विभिन्न प्रकार अपने देखे थे, गुच्छित हैं, अर्धगुच्छित हैं, पल्लीकृत हैं, एकांकी या परिक्षिप्त हैं। तो उनके बनने के कारक कौन कौन से हैं। तो पहला आ जाएगा भूभाग का भौतिक लक्षण, दूसरा है सांस्कृतिक और मानव जाति कारक, तीसरा है सुरक्षा संबंधी कारक। 13वां प्रश्न की बात करें, इसमें लिखा है भारत की ग्रामीण बस्तियों के मुख्य रूप से कितने प्रारूप हैं, कितने प्रकार हैं, कितने वर्गों के अंदर इसको वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है ग्रामीण बस्तियों को। तो इसका आपने अभी चर्चा की, गुच्छित या संकुलित बस्तियां आ जाएंगी। संकुलित का मतलब इकट्ठी होती हैं, समूह के रूप में होती है। अर्धगुच्छित या विखंडित हो जाएगी, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर। पल्लीकृत आ जाएगा, परिक्षिप्त या एकांकी बस्तियां, 4 प्रकार हो जाएंगे। उसके बाद है गुच्छित बस्तियां भारत में कहाँ मिलती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुच्छित बस्तियां मध्य भारत के बुंदेलखंड एवं नागालैंड में मिलती हैं। गुच्छित बस्तियां होती कौन सी हैं। ये तो अपने को पता है कि बुंदेलखंड और नागालैंड के अंदर पाई जाती हैं। अगर इसकी परिभाषा पूछे कि गुच्छित बस्तियां कौन सी हैं और कहाँ पाई जाती हैं, तो ये अपने को देखेंगे वे बस्तियां घरों का एक संकुलित यानी कि समूह के रूप में होती हैं। इस प्रकार के गांवों में रहन सहन के क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले खेत खलिहानों और चारागाहों से पृथक होते हैं। ये आयताकार हो सकती हैं, रेखिक हो सकती हैं, तो इस तरीके की ये पाई जाती हैं, तो उसको बोलते हैं गुच्छित। तो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड अपने को ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। और नागालैंड तो नागालैंड में ही आ जाएगा बुंदेलखंड। और तो इस तरीके से है। उसके बाद आता है अर्धगुच्छित बस्तियां किसी कब विकसित हुई। प्रश्न है अर्धगुच्छित बस्तियों का प्रारूप कब विकसित हुआ। इसका उत्तर हो जाएगा अर्धगुच्छित बस्तियां किसी बड़े सहंत गांव के संपर्थन अथवा विखंडन से विकसित होती हैं। तो अर्धगुच्छित है यानी कि जहाँ पे पहले गुच्छित काफ़ी बड़े बड़े गांव होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो उनका जब विखंडन होता है वो अलग अलग भागों के अंदर बढ़ता है। तो यानी कि गुच्छित का ही ये विखंडित रूप है, गुच्छित गांवों का ही या समूह के रूप में जो गांव रहते हैं उनके विखंडन का जो परिणाम है वो अर्धगुच्छित होती हैं। उसके बाद 16वां प्रश्न अर्धगुच्छित बस्तियां कहाँ पाई जाती हैं। तो अर्धगुच्छित बस्तियां
गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाई जाती हैं। उसके बाद बात करें पल्लीकृत बस्तियां किसे कहते हैं। जब बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बंट जाती है किंतु उन सब का नाम एक रहता है, तो ये पल्लीकृत बस्तियां आ जाएंगी। जब किसी विशाल गांव का सामाजिक या मानव जातीय आधार पर विखंडन होता है तब वह कई इकाइयों में बढ़ जाती हैं। तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं कि जब किसी विशाल गांव का सामाजिक या मानव जातीय आधार पर विखंडन होता है तो वह कई इकाइयों में बढ़ जाती है। जैसे इसे अपने पन्ना, पाली, नगला या ढाणी इत्यादि के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ होती हैं, तो ये मध्य और निम्न गंगा के मैदानों में पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में बहुतायत में पाई जाती हैं। तो यहाँ से इसके अपने नाम दे रखे हैं, किस किस नामों से जाना जाता है। तो पाना, ध्यान रखना है, पाडा, पाली, नगला, डानी, मजरा, फला आदि के नाम से जाना जाता है। पल्लीकृत बस्तियाँ मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं, तो ये अपनी बात की मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों के अंदर ये पाई जाती हैं। उसके बाद अगर बात करें कि प्रक्षिप्त बस्तियाँ कौन सी होती हैं, तो प्रक्षिप्त बस्तियाँ जो हैं तो इसमें आ जाएगा जिसको एकांकी बस्ती भी कहते हैं। उत्तर लिखना है, प्रक्षिप्त बस्तियाँ एकांकी बस्ती सुदूर जंगलों में एकांकी झोंपड़ियों की पल्ली अथवा छोटी पहाड़ियों की डालों पर खेतों एवं चारागाहों के रूप में मिलती है। यानी कि जिसको अपने जंगलों के अंदर झोंपड़ियाँ बनाकर मानव निवास करता है तो उसको बोलते हैं प्रक्षिप्त बस्तियाँ। प्रक्षिप्त बस्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो यह आ जाएगा भारत के मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के अनेक भागों में पाई जाती हैं। 22वां प्रश्न है, एकांकी बस्तियाँ किस प्रकार बनती है, तो इसका आ जाएगा प्राय यानी कि कहाँ पे ये बनती है, तो भूभाग और निवास योग्य क्षेत्रों के भूमि संसाधन की अत्यधिक विखंडित प्रकृति के कारण इसका ये ऐसी बनती है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि गैरीसीन नगर क्या होते हैं, तो गैरीसन जो नगर है वो सैनिक छावनी को कहते हैं। इसके बाद बात करें 24वां प्रश्न है, भारत के सबसे प्राचीन नगरों के नाम लिखिए। तो सबसे प्राचीन नगर हो जाएंगे वाराणसी है, प्रयाग, पाटलिपुत्र, पटना, मदुरई आदि 2000 वर्ष प्राचीन नगर हैं। भारत की नगरीय जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो भारत की नगरीय जनसंख्या 37.71 करोड़ है। और अगर कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो ये 31.16% है जनसंख्या 2011 के अनुसार। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार नगरों की संख्या कितनी है, तो भारत में कुल नगरों की संख्या 6171 है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके बाद बात करें कि इनका अपने को नगरों का वर्गीकरण करना है कि नगर किसे कहते हैं, महानगर किसे कहते हैं, मेगा नगर किसे कहते हैं। तो ये इनकी जनसंख्या के आधार पर अपने को दे रखी है कि जनसंख्या के आधार पर इनको किस तरीके से बांटा गया है। 1 लाख से अधिक हो जाएगा तो वो नगर है। उसके बाद लेकिन 10 लाख से कम हो, 10 लाख से 50 लाख तक है तो वो महानगर है। और 50 लाख से अधिक जहाँ पे जनसंख्या निवास करती है वो मेगा नगर कहलाते हैं। इसके बाद है महानगर तथा मेगा नगर क्या है, तो महानगर तथा मेगा नगर एक नगरीय संकुलन है। तो महानगर जिसमें 10 लाख से 50 लाख तक जनसंख्या निवास करती है और मेगा नगर जिसमें 50 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है। 29वां प्रश्न है, नगरीय संकुलन में किसका समावेश होना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक नगर और उसका संलग्न नगरीय। दूसरा 2 अथवा अधिक संस्पर्शी नगर है। समावेश का मतलब किन किन को इकट्ठा किया जा सकता है, तो एक नगर और उसका संलग्न नगरीय जो उसके साथ में लगता हो। 2 अथवा अधिक संस्पर्शी नगर हो जाएंगे। तीसरा 1 अथवा अधिक संलग्न नगरों के बहिर्वत से युक्त एवं संस्पर्शी प्रसार हो जाएगा। अब बहिर्वत क्या होता है, तो सीमा से बाहर की तरफ विकास, यानी कि सीमा से बाहर की और जो भी हैं छोटे मोटे तो उनको भी साथ में यहाँ पे इकट्ठा कर लेना, यह आ जाएगा अपना।
उसके बाद 30वां प्रश्न है प्रशासनिक नगर किसे कहते हैं। तो इसका हो जाएगा उच्चतर क्रम में प्रशासनिक मुख्यालयों राजधानी वाले शहरों को प्रशासनिक नगर कहते हैं, जैसे चंडीगढ़, नई दिल्ली, जयपुर, भोपाल आदि। तो उदाहरणों से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जहाँ पे राजधानी होते हैं, राजधानी मुख्यालय होता है, वहाँ पे उनको प्रशासनिक नगर कहते हैं। इसके बाद परिवहन नगर किसे कहते हैं। तो आंतरिक परिवहन की दूरियां जैसे मुगल सराय, इटारसी, कटनी, आयत निर्यात के केंद्रों का पतन नगर जैसे मुंबई, कांडला, कोलकाता आदि। तो पतन होता है जिसको अपने बंदरगाह कहते हैं, जहाँ पे परिवहन नगर होता है, आयत निर्यात के केंद्र होते हैं, आयत किया जाता है, निर्यात किया जाता है, तो वो हो जाएगा अपना परिवहन नगर। उसके बाद प्रकार्यात्मक क्षेत्र के आधार पर नगरों का वर्गीकरण है। तो ये 7 प्रकार के इसमें वर्गीकरण किया गया। प्रशासनिक नगर है, औद्योगिक नगर है, खनन नगर है, परिवहन नगर है, पतन नगर है, पर्यटन नगर और शैक्षिक नगर। प्रश्न संख्या 33 है स्मार्ट सिटी मिशन का क्या उद्देश्य है। तो स्मार्ट सिटी मिशन शहरों को आधारभूत सुविधा, साफ तथा सतत पर्यावरण और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान कराना है। इस योजना में सतत तथा समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो आज की क्लास में अपना इतना ही। बाकी के जो बचे हुए इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा में आने लायक हैं इस चैप्टर से, उसको करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो जो चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इसी प्रकार के सभी विषयों के, सभी पाठों के इम्पोर्टेंट प्रश्न प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल पर सेट कर दें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसके आपको कोई चार्ज नहीं लगता, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इतना ज़रूर करें। अगर आपको अच्छा लगा मेहनत की हुई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। शुभ दिन।